बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्री परिषद की आज बैठक होगी और आज दोपहर 3:30 बजे भारत मंडपम में बैठक को आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। जानकारी मिल रही है राष्ट्रीय अधिवेशन का जो दूसरा दिन है बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का, उसमें आज मुख्यमंत्री परिषद की भी बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक का नेतृत्व करेंगे और इसमें बीजेपी शासित राज्यों के जो सीएम है और जो डेप्यूटी सीएम है वो भी शामिल होने वाले हैं। तो बीजेपी शासित राज्यों के सीएम इसमें शामिल होंगे। बड़ी जानकारी, डेप्यूटी सीएम बैठक में शामिल होने वाले हैं। – 2024 के चुनावों में 400 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी दिल्ली में इसे लेकर मंथन कर रही है। 2 दिनों के राष्ट्रीय अधिवेशन में कल जहां पार्टी ने 370 सीटें जीतने के फॉर्मूले पर चर्चा की, वहीं पीएम मोदी ने भी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। आज पीएम मोदी इस बैठक के समापन पर भाषण देंगे। इससे पहले कल पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में अगली बार हमारी सरकार बनने जा रही है। हमारी वोट परसेंटेज वेस्ट बंगाल में 10% थी। हमारी सीट की संख्या 3 थी विधानसभा में। आज हमारी संख्या 77 चुनाव जीत करके आए और हमारी वोट शेयर 38.5% हुआ है। वह दिन दूर नहीं है। अगली बारी के लिए तैयार हो जाइए, वह बारी हमारी है। यह भी हमको ध्यान में रखना है। आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक दोपहर 3:30 बजे भारत मंडपम में होगी। प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में ये बैठक होगी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान दिल्ली में राम नाम और मोदी है तो मुमकिन है कि जो गूंज है वो सुनाई दी। और इस दौरान सीएम योगी ने भी साफ कहा कि 5 सदी के बाद रामलला मंदिर में विराजमान हुए हैं। बीजेपी के 2 दिवसीय अधिवेशन के पहले दिन पीएम मोदी समेत बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इस दौरान पार्टी नेताओं ने पीएम मोदी को एक अनोखी भेंट दी। मंच पर बैठे पीएम मोदी के सम्मान में नेताओं ने मोदी मोदी और मोदी है तो मुमकिन है के नारे लगाए। बीजेपी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो शेयर किया है। अधिवेशन के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राम मंदिर का जिक्र किया और कहा कि 5 सदी बाद रामलला विराजे हैं। आज अयोध्या में प्रभु श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में 5 सदी के बाद पुनः विराजमान हो चुके हैं। तो वहीं किसान में और सरकार में आज चौथे दौर की बातचीत पर नजर रहने वाली। और इससे पहले 3 बार केंद्रीय मंत्री किसान नेताओं को मनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सारी कोशिश जो है वो सफल नहीं हो पाई, कामयाब नहीं हो पाई। चंडीगढ़ में आज शाम 6 बजे एक बार फिर किसान नेता और 3 केंद्रीय मंत्री बातचीत के लिए जुटेंगे। दोनों पक्षों के बीच ये चौथे दौर की बैठक है, जहां एक और किसान एमएसपी की गारंटी पर अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार की कोशिश है कि मसला बातचीत से जल्द हल किया जाए। दोनों पक्षों के बीच 8, 12 और 15 फरवरी को बैठक हुई थी, लेकिन इसमें कोई हल नहीं निकल पाया था। उधर कुरुक्षेत्र में किसान प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने के लिए किसान जत्थेबंदियां लामबंद होगी। भारतीय किसान यूनियन की बुलाई इस बैठक में खापों के अलावा लंगर कमेटियां, टोल कमेटियां और मजदूर संगठन भी शामिल होंगे। वहीं केंद्र सरकार के रुख को देखते हुए प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली कूच को लेकर अड़े हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर लगातार टकराव देखने को मिल रहा है, जहां प्रदर्शनकारी जबरदस्ती बॉर्डर से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस की तरफ से लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। अब 19 फरवरी रात 12 बजे तक इंटरनेट सुविधाएं बाधित रहेंगी। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के बाद राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि 21 फरवरी को यूपी के जिला मुख्यालयों में हम एक दिन का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच में अड़े किसानों के समर्थन में मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, जिसमें किसान आंदोलन को समर्थन का ऐलान किया गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि 21 फरवरी को यूपी के जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 26 से 27 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा को ट्रैक्टर आंदोलन का प्रस्ताव भेजा जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों पर ड्रोन से गोले फेंक रही है।
गोला जो आंसू गैस के गोले में ड्रोन से चलाने के लिए यही ट्रायल स्थल था? क्या ये ट्रेनिंग दी जा रही इनको? जिस तरह से वहां पे अत्याचार हुआ है वो देश के सभी किसानों के ऊपर अत्याचार है। सरकार अगर हावी होगी तो यही हाल सबका होगा। हरियाणा सरकार के खिलाफ तो अभी आंदोलन था नहीं, हरियाणा सरकार ने अत्याचार करा, हम इसका विरोध करेंगे। एसकेएम के जो मुद्दे हैं हम उनको उठाते रहेंगे। हमारा 21 तारीख का सभी जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन है, ट्रैक्टरों के साथ भी जाएंगे। आंदोलन के दौरान उग्र प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए जो दिल्ली पुलिस है एक खास तरीका अपनाने जा रही है और सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने साउंड गन को तैनात कर दिया। एक रिपोर्ट। पिछले 6 दिनों से पंजाब हरियाणा से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन उग्र होने की आशंका के चलते दिल्ली पुलिस ने एक खास तैयारी की है। दरअसल सिंघू बॉर्डर पर साउंड गन को तैनात किया गया है। साउंड गन का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब कोई बड़ा प्रदर्शन हो रहा हो या फिर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी उग्र हो जाएं। दरअसल साउंड गन मशीन एक गैर घातक वेपन है। अंदर से हाई डेसिबल कैपेसिटी की आवाज निकलती है जो प्रदर्शनकारियों के बर्दाश्त से बाहर होती है। ये सुनने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है। इससे पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करने में मदद मिलती है। फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर इसे चैन से बांधकर और ढककर रखा गया है। एक खास तरीके की एक गन होती है जो कि अगर उसका फेस जो है वो किसानों की तरफ करके इसे चलाया जाए तो इतनी तेज आवाज होती है कि 5 से 7 मिनट तक किसानों को कुछ भी सुनाई नहीं देगा और वो तितर बितर हो जाएंगे। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के सभी बॉर्डर सील और इसका असर वहां के जो दुकानदार हैं उन पर सीधा पड़ रहा है। बॉर्डर्स पर सन्नाटा, इससे दुकानदार काफी परेशान हैं। पंजाब हरियाणा से किसान दिल्ली कूच पर अड़े हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली के सभी बॉर्डर सील हैं। ऐसे में वहां के दुकानदारों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। बॉर्डर बंद होने से उनकी दुकानदारी ठप पड़ गई है। तस्वीरें दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की हैं, जहां सन्नाटा पसरा हुआ है। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की सभी सीमाओं को बंद रखा गया है, जिसका नतीजा आप आम लोगों पर पड़ता हुआ साफ तौर पर देख सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के नजदीक एक मार्केट में और मार्केट दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से अब सुनसान पड़ी है। जो मार्केट ग्राहकों से गुलजार हुआ करती थी, यहाँ के दुकानदार जो है अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब यहाँ पर ग्राहक पहुंचेंगे और कब उनकी दुकानदारी बढ़ेगी। ग्राहकों के नहीं आने से दुकानदार बेहद परेशान हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि बॉर्डर बंद होने से काम खत्म हो गया है। जहां पहले रोज शाम को सैकड़ों लोग आते थे, लेकिन अब कोई नहीं है। दुकान चलाना भी मुश्किल हो गया है। किसान और सरकार की लड़ाई में सिर्फ गरीब पिस रहा है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली से बड़ी खबर आ रही। आरोपी शाहजहां का सहयोगी हुआ गिरफ्तार। शाहजहां का करीबी शिबू हाजरा गिरफ्तार हुआ। ये जानकारी सामने आ रही। दरअसल बशीरहाट के नजात इलाके से इसको पकड़ा गया। संदेशखाली पर बंगाल सरकार का फैसला है। 2 वरिष्ठ पुलिसकर्मियों का तबादला भी इस बीच किया गया है। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। आरोपी शाहजहां का जो सहयोगी है शिबू हाजरा, करीबी जो है शाहजहां का शिबू हाजरा, उसको गिरफ्तार किया गया। बशीरहाट के नजात इलाके से पकड़ा गया। संदेशखाली हिंसा में शामिल टीएमसी नेता शिबू हाजरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिलाओं ने हाजरा पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इस केस में कुल 3 मुख्य आरोपी हैं। हाजरा के अलावा उत्तम सरदार भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं शाहजहां शेख अभी भी फरार है। संदेशखाली प्रकरण में सियासत भी तेज है। बीजेपी ने इस घटना को लेकर टीएमसी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। वहीं सरकार ने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को संदेशखाली जाने से रोका है। वहीं अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन तक की सिफारिश कर दी है। She knows everything. It is all give and take policy. You take my girls, you have fun with them, you rape them, you molest them, and in return, after 1 month there is Lok Sabha, give me funding, you do the rigging of the booth and help me to win the election. संदेशखाली में राष्ट्रीय महिला आयोग के दखल और राज्यपाल के दबाव के बाद पश्चिम बंगाल सरकार थोड़ा हरकत में दिखी। पहले संदेशखाली से 2 डीआईजी स्थानांतरित किए गए। संदेशखाली में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां और उसके साथियों पर यौन उत्पीड़न, हिंसा और जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं।